ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो मार्केट 9600 के अच्छे बेस पे है, 9700 जाना चाहता है, लेकिन इस बीच इस बाजार को 4 दिन लग गए 9600 से 9700 पहुंचने में। अभी तक तो नहीं पहुंचा, आज उम्मीद कर रहे हैं पहुंचने की कगार पर पहुंचेगा, लेकिन क्या वहां जाके टिक जाएगा, ये बहुत अहम है। इसलिए गौरांग शाह भी हमने आज इस चर्चा में जोड़ लिया अपने साथ। आप गौरांग, शुक्रिया पहले तो सुबह सुबह समय देने के लिए। ये हफ्ता बहुत अहम होगा, ये हफ्ता शायद हो सकता है, हालांकि आप लेवल्स देंगे नहीं शॉर्ट टर्म के, लेकिन हफ्ता इसलिए मेरे लिए अहम हो सकता है क्योंकि 9700 बाजार के लिए एक टेस्टिंग जोन है जहां पे रुकना टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे ट्रेड लेना चाहेंगे या क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को? अब क्या करना चाहिए? पुराना जो हुआ सो हुआ, अब क्या करना चाहिए सर हमें? शुक्रिया डिम्पी और सुप्रभात सभी को हमारे तरफ से। लगातार ऊपरी स्तर और सर्वोच्चम स्तर बना रहे हैं हम, और जो योगदान है वो थोड़ा बहुत ब्रॉडर मार्केट से आ रहा है, क्योंकि यहीं पर हमने धराशायी होते हुए देखा था कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, और योगदान पिछले 2-3 महीने से जैसे हम बैंक निफ्टी से आते हुए देख रहे हैं वो लगातार जारी है। और क्योंकि सरकार कुछ कदम इस तरीके से उठा रही है जहां पर जो परिस्थिति है बैंकिंग सेक्टर की उसमें बड़े परिवर्तन होने की उम्मीद है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऊपरी तरफ के दायरे हैं अभी भी, लेकिन थोड़ा बहुत मध्यम या छोटी अवधि का नजरिया है आपका, तो ऊपरी स्तर पर थोड़ा बहुत मुनाफा बांधना भी जरूरी होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से रुक करेंगे खबरों वाले शेयर्स का, और कई खबरें हैं आज के सेशन में जो कि स्टॉक्स का ट्रेंड डिसाइड करेंगे। पहले तो सीमेंट स्टॉक्स पर आप फोकस करें आज के सेशन में, क्योंकि सीमेंट के दाम पर कैप लगाने की योजना है और आंध्र प्रदेश सरकार ये कैपिंग कर सकती है। दरअसल सीएम की सीमेंट कंपनियों के साथ बैठक हुई है, प्राइसेस को लेकर ये बैठक की गई थी, जिसके बाद अब ये डिसीजन लिया गया है कि शायद जो इस तरह का डिसीजन लिया जा सकता है कि प्राइसेस को शायद कैप रखा जाए। सीमेंट स्टॉक वैसे ही फ्लेवर नहीं रहे हैं मार्केट का पिछले पूरे हफ्ते, और फ्राइडे को भी ज़्यादातर स्टॉक्स वीकनेस के साथ ही क्लोज हुए थे। एसीसी अंबुजा आपके स्क्रीन पर, जहाँ पर 1/4 से 1% तक की वीकनेस देखी गई थी। लेकिन अभिजीत पॉल भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शो में शामिल करते हैं और कॉमेंट उनका लेते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर, क्योंकि यहाँ मोमेंटम अच्छा रहा भी है। और कैनफिन होम्स पर आज खबर भी है कि 23 जून को बोर्ड बैठक है जहाँ स्टॉक स्प्लिट पर डिसीजन लिया जाएगा। क्या सलाह है आपकी अभिजीत, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर? LIC हाउसिंग, दीवान हाउसिंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, कैनफिन होम्स आज खबरों में भी है, कोई इंट्राडे नहीं तो पोजीशनल ट्रेड के साथ आप पिक करेंगे? Dipali, good morning. In fact, last week when I was there in your show, I think Tuesday, we did have this topic, and LIC housing was my pick. The good thing about ये सब स्टॉक्स के जो अंडरलाइंग ट्रेंड है, बी द शॉर्ट टर्म और द इंटरमीडिएट और द लॉन्ग टर्म, they are fairly well defined, and they're quite strong. So any dip in this zone, in this range of stocks, you tend to see buying on dips. LIC continues to stay as my best pick, but Canfin Home का आपने जिक्र किया close to the 27-26 mark. It's on the verge of a two-day breakout. On the upside, I think if it sustains about 2800, upsides और भी है. And looking into the charts, I think अपने को we should have a slightly medium to long term approach in this sector rather than from a trading point of view. खैर, इस बीच एक आप खबर नीचे बैंड पे भी देख पा रहे हैं कि जो खाड़ी देश हैं उनके बीच में जो करार था उसमें कतर को अब अलग थलग कर दिया गया है, क्योंकि सऊदी अरब ने कतर के साथ अपने डिप्लोमेटिक करार सभी तोड़ दिए हैं। ये हालांकि डिप्लोमेटिक करार है, लेकिन ये व्यापार पर भी असर डालेंगे। खासकर 3-4 कंपनीज पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। एक तो L&T, जिसका अच्छा एक्सपोजर है खाड़ी देशों में। अब अगर एक करार टूटते हैं और इन देशों के बीच में समन्वय नहीं बनता तो फ़र्क पड़ेगा। दूसरे इंपॉर्टेंट रहेगा पुंज लॉयड, उसका भी काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है खाड़ी देशों में, तो यहाँ पर ज़रूर असर पड़ेगा। मिस्टर सेठी, ये खबर कितनी इंपॉर्टेंट आपको लग रही है, और साथ ही कितना फ़र्क पड़ेगा जो भारतीय कंपनी है जो खाड़ी देशों में काम करती हैं? स्पेशली पुंज लॉयड का अच्छा एक्सपोजर है, L&T का अच्छा एक्सपोजर है, BJR एनर्जी भी काफ़ी काम करती है खाड़ी देशों में। देखिए डिम्पी, ये न्यूज़ तो अभी आई है तो इसको थोड़ा एनालाइज करने की ज़रूरत है। हालांकि मुझे लगता है ये जो करार है ये सऊदी अरबिया और कतार के बीच में टूटा है, तो उससे भारतीय कंपनियों को कितना नुकसान होगा ये देखने की दरकार होगी। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा असर पड़ना चाहिए, तो आई वुड गिव अ स्किप टू दिस इवेंट राइट नाउ। ठीक है, ठीक है।
लेकिन कुछ और स्टॉक्स हैं जिनमें एक जेबी केमिकल्स पर आप ध्यान दे सकते हैं और खबर है कि कंपनी की 12.5 लाख शेयर बायबैक करने की योजना है। 400 प्रति शेयर के भाव पर ये कंपनी बायबैक करेगी। 331 पर ये बंद हुआ था, यानी मौजूदा प्राइस से फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस से 20% प्रीमियम पर बायबैक प्राइस तय किया गया है। फार्मा स्टॉक्स वैसे भी पिछले पूरे हफ्ते एक्टिव रहे भी हैं। जेबी केमिकल्स पर गौरांग आपका व्यू क्या है? वेल पूरे केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर पे कवरेज है हमारी, और जेबी केमिकल्स भी उसमें शामिल है। उसके साथ साथ पीआई इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल्स जैसी कंपनियां भी है, यूपीएल इफ़ यू विल इसमें शामिल है। और हमें लग रहा है कि जिस तरीके से रिकवरी प्रोसेस अर्थव्यवस्था में और ओवरऑल इकोनॉमी में आएगा, डेफिनेटली ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आपको ऊपर के तरफ के दायरे मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत गिरावट पर खरीदारी करें तो मेरे ख्याल से उचित होगा जेबी केमिकल्स। ठीक है, इस बीच मेरे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं और वो है जय ठक्कर, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, और साथ ही अभिजीत पॉल भी मेरे साथ हैं, विकास सेठी से हम बातचीत कर रहे हैं, और साथ ही गौरांग शाम को फंडामेंटली मार्केट की रिदम इस समय बता रहे हैं कि कैसे बाजार चल सकता है, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। जय, शुक्रिया। वैसे हम लगातार आपके नाम का सहारा लेते रहे हैं और इस सहारा लेके हम 9700 तक आ गए हैं। ये जय जय तो हो रही है बाजार के अंदर, लेकिन आपका दूसरा एक और भी आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, आनंद। अब इस बाजार में आनंद भी आएगा, आनंद यानी कि ट्रेडिंग करने का। Well, good morning, Dibbie. Well, I think बाजार तो ऑलरेडी और अच्छे एक बुल मार्केट में है और अच्छे अप ट्रेंड में है। आई थिंक ओवरऑल ये अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू रह सकता है जब तक 9500 के लेवल्स ऑन द लोअर साइड ब्रेक नहीं करते। ओवरऑल 9700 एक रहेगा शॉर्ट टर्म। अगर 97 के लेवल्स निफ्टी देता है तो आई थिंक 9850 तक के लेवल्स भी ये सीरीज में मिल सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ओवरऑल काफी अच्छा मूव देखने मिला, और आई थिंक मिड कैप में जो सबसे सेलिंग देखने मिली थी हमें, वहां पे भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने मिल रही है, और चार्ट्स पे भी ये इंडिकेशन मिल रहा है। ठीक है, ये बात काफ़ी अहम है। और देखिए दीपाली, यही बात हम सुबह से आपके सामने रख भी रहे हैं कि 9700 बाजार के लिए एक रेंज है। इस रेंज का अपर एंड है जो 95 से लेकर 9700 चल रही है। और इसमें एक और चीज़ हमने अहम आपके सामने डेरिवेटिव्स का डाटा रखा था कि 9400 9500 के जो पुट के अंदर जो राइटिंग हो रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट राइटिंग का मतलब आप मंदी को भी बेच रहे हैं, मंदी को बेचने का दूसरा मतलब आप तेजी खरीदना चाहते हैं। तो इससे बाजार 9500 के नीचे नहीं जाएगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी अभी तक बिल्कुल स्ट्रक्चर ही कह रहा है। यही जय बोल रहे हैं, ये अभिजीत की सेंस हमको समझ में आई, ये काफ़ी हद तक गौरांग की भाषा में भी हमको समझ में आ रहा है, और यही बात मिस्टर सेठी की भी समझ में आ रही है कि बाजार के अंदर आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना है। इंडेक्स शायद मैनेज हो जाएगा 150-200 पॉइंट में, लेकिन आपको ट्रेड इस बीच में चुनना होगा। कुछ एक और शेयर जिसमें एक अहम खबर है वो है आरकॉम को लेकर। इकरा और केयर, सेबी ने रेटिंग एजेंसीज पर एक सवाल भी उठाए हैं कि आपने आरकॉम की डाउनग्रेड कर दिया, और इतनी जल्दी जल्दी डाउनग्रेड कर दिया। आप निवेशकों के हित के बारे में भी तो सोचें। आप एकदम से डिफॉल्ट की कैटेगरी में ले आए और आरकॉम की हालत ये होगी 20 रुपये के नीचे फिसल गया था। ये सेबी का बयान है। सेबी ने बोला रेटिंग एजेंसीज को नापते हुए, ये कहते हुए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप पहले से आगाह भी करते। गौरांग, इस पर मेरे को आपका व्यू चाहिए। ये जितनी भी डेट वाली कंपनीज हैं, इस पे क्या काम कर रहे हैं? ये इसमें भी कुछ छटनी हमको करने की ज़रूरत है कि इसमें भी कोई अच्छी कंपनीज को ढूंढ लें जिसमें क्षमता है वो ऊपर आ जाएगी, या फिर पूरे लॉट को छोड़ दें जिनमें हाई डेट है? और ये एडीएजी के शेयर्स पे पर्टिकुलरली आपकी राय चाहिए। ये मैं जानता हूँ शायद आप इसको बाय करने की राय नहीं देंगे, लेकिन उन ट्रेडर्स के लिए बताइए जो फंस गए हैं, अब वो क्या करें? देखिए, पहले तो मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई समय सीमा है या फिर ऐसा कोई प्रावधान है कि आप डाउनग्रेड करने से पहले किस तरीके की चेतावनी दे, ये मेरी समझ में नहीं आता है। और ये स्पष्टीकरण मेरे ख्याल से लेना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है ऑब्लिगेशंस यानी कि पेमेंट ऑब्लिगेशन को लेकर के, और अगर लगातार नतीजे को लेकर के अगर आप गौर करें आरकॉम की जो खास करके आप बात करें और जिस तरीके से डाउनग्रेड किया गया है, मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम यही कवायद करते आते हैं कि अगर है तो बेचे या खरीदारी से दूर रहें। आरकॉम की मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, इवन रिलायंस पावर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। और एडीएजी ग्रुप में ऐसी कोई कंपनी मुझे नज़र नहीं आती सिवाय रिलायंस कैपिटल के जहाँ पर आप तिमाही नतीजों के आधार पर और आने वाले समय में सुधार के आधार पर आप निवेश करें।
और रिलायंस कैपिटल भी डिम्पी, हाँ हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत करीब है, तो नया निवेश तो न करें और ऊपर के तरफ के दायरे में अगर आपको मुनाफा बांधना है तो रिलायंस कैपिटल में मुनाफा भी बांध सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो एडीएजी ग्रुप की बात की है, तो अगर रिलायंस कम्युनिकेशन में करीबन 45,000 करोड़ की डेट है और अगर आप टोटल ओवरऑल ग्रुप डेट देखें तो वो भी काफ़ी ऊपर की तरफ है। और रविवार को या बेग योर पार्डन शुक्रवार को जो भी टिप्पणियां मैनेजमेंट ने दी है, स्पष्टीकरण दिया है जी, मुझे तो इस पर पूरा ही किसी भी तरह का एतबार नहीं आता, ना ही भरोसा आता। ठीक है, इनफैक्ट जो बात आखिर में गौरांग ने कही ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिहाज से भी, कि जो भी स्टेटमेंट्स आए या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बातें कही गई, क्या इन्वेस्टर्स उन पर रिलाई करेंगे या फिर नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है आरकॉम की तो हालत खराब है और आरकॉम पर ज़्यादा एक्सपर्ट्स ये कह भी रहे हैं कि दूर रहिए, लेकिन सवाल ये है कि एडीजी समूह के बाकी स्टॉक्स में आपको क्या करना चाहिए। गौरांग ने कहा कि रिलायंस कैपिटल उनके निर्धारित टारगेट्स के काफी नजदीक है, उछाल पर बेचकर निकलना चाहिए। मिस्टर सेठी, रिलायंस कम्युनिकेशन छोड़िए, बाकी एडीजी स्टॉक्स पर क्या करें अभी? बिल्कुल दीपाली, मैं भी गौरांग की बात से सहमत हूं कि विद इन द ग्रुप अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट चॉइस वुड बी रिलायंस कैपिटल। अगर किसी को इस ग्रुप में निवेश करना है या ट्रेड करना है तो रिलायंस कैपिटल वुड बी द प्रेफर्ड बेट। इसके अलावा आप फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं, वो भी कंपनी इतनी बुरी नहीं है और मुझे लगता है वहाँ पे भी ट्रेडिंग के मौके बिल्कुल मिलते हैं आपको। पॉजिटिव न्यूज़, ये अगर इनविट वगैरह आते हैं तो उस टाइम पे उसमें एक बढ़त देखी जा सकती है। फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू रिलायंस इंफ्रा आल्सो कुड बी कंसिडर्ड। ठीक है अभिजीत, एक टेक्निकल व्यू आप भी जोड़िए इस एडीजी काउंटर्स में। अगर मैंने चुन लिया रिलायंस कैपिटल ही ट्रेड करना है, दोनों एक्सपर्ट्स की राय मान के, शायद आपका व्यू भी यही हो, तो रिलायंस कैपिटल में ट्रेडिंग रेंज क्या रहने वाली है, क्या स्टॉप लॉस बनेगा, क्या टारगेट बनेगा? वेल डिम्पी, आई अग्री कि रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल दोनों स्टॉक को ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच करना चाहिए। रिलायंस कैपिटल का जो इमीडिएट रेंज बन रहा है ऑन द अपसाइड, द ब्रेकआउट कम्स अबाउट 570। नीचे में एक काइंड ऑफ पैनिक लो जो 520 के आसपास था, दैट इज होल्डिंग फेयरली वेल, बट द वे आई सी इट फ्रॉम द इंटरमीडिएट चार्ट 570 580 का जोन जो है इसको पार करता है, देन सम अपसाइड्स ओपन अप। ऑन दी अदर हैंड अगर 640 और ऑन दी अदर हैंड सॉरी अगर 540 ब्रेक करता है, देन जो 680 से जो 540 का शार्प सेल ऑफ देखने को मिला था, दैट माइट एक्सटेंड ऑन दी अपसाइड। अगर ट्रेड हम लोग कर रहे हैं, आई थिंक वी शुड यूज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इन दिस केस, बिकॉज रेंज बढ़ चुके हैं, द डिग्री ऑफ वोलेटिलिटी इज ऑन द हायर साइड, so you should use stop loss which is little wide, and whenever you're getting some quick profits you should take it out. ठीक है, एक फेडरल बैंक पर भी ध्यान रखें। खबर है कि बैंक ने एनसीडी के जरिए रकम जुटाएगा बैंक और करीब 4,000 करोड़ जुटाने की योजना है। एक स्ट्रांग आउट परफॉर्मर रहा भी है फेडरल बैंक, भले फ्राइडे को डीलों पर बंद हुआ हो। क्या राय है जय आपकी फेडरल बैंक पर? वेल दीपाली, मुझे तो ऐसा लग रहा है चार्ट स्ट्रक्चर देख के कि जो हिसाब से ये स्टॉक ने शॉर्ट टर्म में अपने लोअर बोलिंग अप बैंड्स पे अच्छा सपोर्ट लिया है, साथ ही साथ उसकी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस पर भी जो हिसाब से एक सपोर्ट लिया है, आई थिंक इट हैज गॉट अ गुड सपोर्ट अराउंड द लेवल्स ऑफ 107। जब तक 107 नीचे बंद नहीं करता ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, और मेरा यही मानना है अगर डिप देखने में मिली है स्टॉक में तो आई थिंक विद अ पॉजिटिव बायस ट्रेड करना चाहिए। टारगेट ऑन द अपसाइड कम्स टू अराउंड 122 इन द शॉर्ट टर्म। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक और कंपनीज पे भी आपको ध्यान देना है, खासकर इन्फोसिस, जिस पे एक खबर वापस एक आई है कि परफॉर्मेंस के आधार पर कर्मचारियों की छंटनी की गई है और यहाँ पे 300 से 400 कर्मचारियों की छंटनी की गई है। ये इंटरनल ऑपरेशंस हैं जो कंपनी खुद कर रही है, हालांकि इससे रेटिंग एजेंसीज कुछ डाउनग्रेड या अपग्रेड शायद नहीं करेंगे 300 से 400 लोगों का, लेकिन अप्रैल सितंबर के बीच में करीब 10,000 कर्मचारियों की भर्ती भी करेंगे, ऐसी बात भी समझ में आ रही है। ये नेक्स्ट ईयर होगा अप्रैल सितंबर, जिसमें एक खरीदारी ये 10,000 लोगों को जोड़ेंगे भी। तो इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग तो हो रही है। इन्फोसिस पे आपकी रिकमेंडेशन क्या मिस्टर सेठी? ये एक अच्छा बेस बना चुके हैं, ये बात हमको समझ में आ गई। इनके पास अब न्यूज़ फ्लो जो है वो नेगेटिव वाला वो काफ़ी हद तक कम हो गया, ये बात भी समझ में आ गई। लेकिन ये शेयर चल क्यों नहीं रहे? ये अपने ब्लीक आउटलुक की वजह से नहीं चल रहे हैं, ये इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि इसके अलावा अपॉर्चुनिटी बाजार में और भी हैं, ये चल क्यों नहीं रहे? बिल्कुल डिम्पी, जो बाजार में जिस तरह से आईटी सेक्टर के प्रति सेंटिमेंट है तो एक उसका तो असर है ही है, बट हमने देखा है कि रिजल्ट्स के बाद जो लोज बनाए थे इन्फोसिस ने, वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी हुई है और यहाँ पे एक आने वाले महीनों में ये एक बाईबैक का ट्रिगर बिल्कुल है। जिस तरह से HCL टेक, TCS और विप्रो वगैरह ने बाईबैक अनाउंस किया है, इन्होंने भी अपना सब अप्रूवल्स वगैरह इन प्लेस है, तो यहाँ पे एक बाईबैक का भी ट्रिगर रहेगा। मुझे लगता है
लंबी अवधि के लिहाज से इन्फोसिस पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। कोई भी गिरावट में सिटी इसको अगर बायबैक आता है, खरीदारी करनी मिस्टर सिटी अगर ये बायबैक आता है तो कितने तक का आ सकता है? कुछ कैलकुलेशन है कितने तक का आ सकता है बायबैक? देखिए, ऐसे मेरा ये मानना है कि ये एक 12-13 हज़ार करोड़ के करीब का बायबैक आना चाहिए, और जो प्राइस है वो भी मुझे लगता है कि 1150-1200 रुपए के लेवल के प्राइसेस रहने चाहिए। तो उस लिहाज से मुझे लगता है जिस दिन भी ये अनाउंसमेंट आते हैं तो वो एक पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए स्टॉक। बाजार में है ये खबर कि 1150 से 1200 तक का आ सकता है बायबैक, ये जो मिस्टर सिटी बता रहे हैं, और साथ ही 13,000 करोड़ की भी अहम खबर है। चलिए, ट्रेडिंग कॉल्स के लिए पूजा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पूजा, शुक्रिया आप यहाँ पे आए, और आप जल्दी जल्दी में कोई ये बताइए कि आज की ट्रेडिंग कॉल कौन सी है, वो बताइएगा जिसमें ज़्यादा अच्छा पैसा बनने वाला हो, पहले बताइए। पहला कॉल मेरा वैसा ही है, और अगर फोकस आज देखें तो आज फार्मा स्टॉक्स काफ़ी फोकस में लग रहे हैं, और मैं आपने जैसा बताया कि पहला पिक वही बताइए जिसमें अच्छा रिटर्न हो सकता है। तो पहला पिक है IDBI कैपिटल से, जेके टायर का इनका पिक है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि खरीद कर चलिए, आज आपको 9% से ज़्यादा का रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। टारगेट जो इन्होंने दिया है वो 193 का दिया है। इसका पहले वाला जो सेशन था उसमें भी अच्छी तेज़ी थी स्टॉक में, और आज भी वो तेज़ी बरकरार रहने की उम्मीद है। 193 तक के लेवल्स आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, और स्टॉप लॉस लगाइए 173 का। दूसरा स्टॉक, जैसे कि हमने आपको बताया कि फार्मा स्टॉक्स पर आज काफ़ी ज़्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। GSK फार्मा में आज खरीदारी करने की राय आ रही है IDBI कैपिटल की तरफ से, और इनका मानना है कि 2530 तक के लेवल्स आज आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 2440 का। अगले कॉल में एस्कॉर्ट्स में इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। इंट्राडे में इनका मानना है कि 735 तक के लेवल्स आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं 705 का। अब कुछ और रिकमेंडेशंस पर नजर डालें तो इन्वेस्टर पॉइंट ने मुथूट फाइनेंस में खरीदारी करने की राय दी है। स्टॉक ऑलरेडी अपने 52 वीक हाइप के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद कर चलिए। 440 के ऊपर इस स्टॉक के जाने का अनुमान है। इसके पहले वाला जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें भी अच्छी तेजी थी, आज भी बरकरार रहने की उम्मीद है, और स्टॉप लॉस लगाइए 421 का। और इनका अगला कॉल एम्फेसिस में है, यहाँ पर खरीद कर चलिए, आपको 3.5% का अपमूव इस स्टॉक में आज देखने को मिल सकता है। 640 के लेवल्स के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की ये राय दे रहे हैं, और स्टॉप लॉस होगा 614 का। चॉइस ब्रोकिंग के कुछ रिकमेंडेशन पर नजर डालें तो यहाँ पर इन्होंने GE शिपिंग में खरीदारी करने की राय दी है। शुक्रवार को 5% से ज़्यादा की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली थी। 435 के लेवल्स के लिए इसमें खरीदारी करके चलने की राय ये दे रहे हैं, और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 404 का। अगले कॉल में इन्होंने ओबरॉय रियलिटी में खरीदारी करने की राय दी है। 415 के टारगेट के लिए ये खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, और स्टॉप लॉस लगाइए 385 का। और अगले कॉल में इन्होंने वेस्टर्न कॉर्प में खरीदारी करने की राय दी है। 97 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीद कर चलिए, और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 89 का। अब आखिर में जगदीश ठक्कर के कुछ रिकमेंडेशन ले लेते हैं। इनका दोनों ही जो व्यू आ रहा है वो फार्मा स्टॉक्स पर आ रहा है। सिप्ला में इनका बाय कॉल है। 545 के लेवल्स आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं, और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 515 का। और आखिरी कॉल में औरोबिंदो फार्मा में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। पिछले काफी सारे ट्रेडिंग सेशंस इसमें अच्छी तेजी थी, और अब 610 तक के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, और स्टॉप लॉस लगाइए 580 का। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि 10 की 10 कॉल्स खरीदारी की तरफ हैं, और अलग अलग कॉम्बिनेशन है। लेकिन जो पहला स्टॉक बताया था पूजा ने वो था जेके टायर का, और जेके टायर नहीं, पूरे ही टायर स्पेस में अच्छा मूव पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा था, यानी पिछले हफ्ते। फिर चाहे वो अपोलो टायर्स हो, C8 हो, या फिर जेके टायर ही क्यों ना हो। अभिजीत, अभी आपका कन्विक्शन किस टायर स्टॉक के साथ है जहां पर आपको लगता है कि गेन्स और एक्सटेंड हो सकते हैं? दीपाली, yes, gains तो और extend हो सकते हैं for sure from a medium to long term point of view. If you recall, Tuesday के आप ही के चैनल पे I was suggesting C8 because the way long term trend के बाद ये एक support के पास था. What we noticed is, tires across the board saw a nice rally on the upside. Long term trend तो strong है, momentum fresh pick up हुआ है. We have seen a pretty good move last week, and ये move और extend होगा. But the rate at which it went up last 3-4 days, I think that will slow down a little bit. Structure trend अच्छा है, and I think I will continue to buy these kind of structures on dips. ठीक है, तो जेके टायर, अपोलो टायर, C8 इन तीनों स्टॉक्स पर आज के सेशन में भी आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से रुक करेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट का, यानी आज का टुडेज ट्रेड।
टुडेज ट्रेड में हर रोज एक स्टॉक हम आपको बताते हैं जिसको टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर पिक किया जाता है। आज का स्टॉक कौन सा है डिम्पी से जान लेते हैं। बताइए डिम्पी, कौन सा शेयर है चलना चाहिए आज का शेयर? वो है केमिकल शेयर, विनाइल केमिकल। 75 का टारगेट, 68.50 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। बहुत सिंपल है चुनना, आप थीम पकड़िए, उस थीम के अंदर अच्छा शेयर चुनिए जिसकी बैलेंस शीट, जिसके नंबर्स ठीक हो और आप लोगों के सामने रख दीजिए। वही हम करते हैं। इसके अंदर 75 का टारगेट, 68.50 का स्टॉप लॉस। ये केमिकल बिजनेस के अंदर है, खासकर स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस है। चाइना से थोड़ी प्रॉब्लम है इस सेगमेंट को लेकर, लेकिन फिर भी डंपिंग और अलग अलग ड्यूटीज़ का स्ट्रक्चर इनके फेवर में धीरे धीरे आ रहा है। केमिकल शेयरों में खरीदारी भी बढ़ रही है, ये हमको नोटिस हो रहा है। खासकर आप टाटा केमिकल का स्ट्रक्चर देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। 3 हफ्तों की गिरावट के बाद अब इसमें पुल बैक भी आया है और इसमें जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो भी 50% से ज़्यादा का है। इट्स अ गुड साइन कि डिलीवरी वॉल्यूम अच्छा है। कंपनी में जो लंबी अवधि का कर्ज है वो बिल्कुल नहीं है, वो है ही नहीं। और सालाना आधार पर कंपनी के नतीजे बेहतर हुए हैं। ये आप क्वार्टरली बेसिस पर हमने 3 क्वार्टर्स चेक किए, उस बेसिस पर हम ये बात लिख पा रहे हैं कि इनके नंबर्स ठीक है। मार्केट कैप 128 करोड़ का, ज़्यादा बड़ी कंपनी है नहीं। और जो आय है वो 335 करोड़ रुपए इन्होंने इस बार के फाइनेंशियल ईयर में दर्ज की है। नंबर्स ठीक है, वॉल्यूम ठीक है, सेगमेंट ठीक है। उम्मीद है कि शायद चलता हुआ दिखेगा। 75 का टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी करें। ठीक है, तो आज का टुडेज ट्रेड है विनाइल केमिकल। 75 की टारगेट, 68.5 का स्टॉप लॉस रखिए। 70 के लेवल्स पे ये स्टॉक बंद हुआ था पिछले सेशन में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं। हम बात करेंगे एयर इंडिया की, कि एयर इंडिया को लेकर सरकार की योजना क्या है, बस क्या है, वो हम आपको समझाएंगे, बताएंगे ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स भी, और आज के मेहमानों की जो ट्रेडिंग चॉइसेस हैं वो भी जानेंगे। आप देखते रहिए शेयर बाजार लाइव।